नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने सर्वे चौक के IRTD ऑडिटोरियम में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह 2024 में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड भाषा संस्थान की पुस्तक उत्तराखंड की लोक कथाएं का विमोचन भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कविता लेखन, कहानी लेखन, यात्रा वृत्तांत लेखन और नाटक लेखन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। मैं सबसे पहले तो हिंदी दिवस की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हिंदी का प्रचार और प्रसार हो, नई पीढ़ी में लगातार ये विरासत की तरह आगे बढ़ती है। उसके लिए हमने बहुत सारे काम पहले से भी किया है। साहित्य गौरव सम्मान हमने शुरू किया है, साहित्य भूषण हम आप करने जा रहे हैं और जल्दी 5 लाख रुपए तक की धनराशि उस पुरस्कार में हमने उसका प्रावधान कर रहे हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी हम हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए वहाँ भी आगे के प्रस्तावित उसको आगे के लिए कर रहे हैं, इससे कि ऐसे हमारे साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे साहित्यकारों को जिन्होंने बहुत सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में काम किया है, उनका प्रोत्साहन भी हो और लोग उनसे प्रेरणा लें और उनके जीवन में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, विशिष्टता प्राप्त की है, उसका भी प्रचार प्रसार हो, अन्य लोग भी उससे प्रेरणा लें। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा भाषाओं और परंपराओं के प्रति समर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के तहत जो हमारे उत्कृष्ट साहित्यकार हैं, उन सभी को सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर मुझे ये भी बताया गया है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत 17 हमारे साहित्यकारों को अनुदान प्रदान किया गया है। यह हमारे लेखकों के लिए भी एक प्रेरणा है, जो निश्चित रूप से साहित्यिक परिदृश्य को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, आज जब हम वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बना रहे हैं, आज दुनिया के अंदर भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, एक कालखंड वह भी था जब हमारे देश की बात बोली जाती थी, लेकिन दुनिया के मंचों पर, वैश्विक मंचों पर उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। आज का समय बदल गया है। आज दुनिया की दृष्टि हमारे देश को या हमको देखने की बदल गई है। अब दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या बोलने वाला है, भारत का रुख क्या होने वाला है। तो ऐसे समय में हिंदी का प्रचार प्रसार भी और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी नई पीढ़ी को हिंदी के प्रति जागरूक करना, इसका प्रयोग बढ़ाना और इसे तकनीकी युग में सशक्त रूप से स्थापित करना, यह हम सबका कर्तव्य भी है, हम सबका दायित्व भी है कि हम इसको और सशक्त तरीके से अपने आसपास, अपने आने वाली पीढ़ी को भली भांति उनको जो है सौंपते जाएं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हिंदी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से आप सबने देखा होगा, दुनिया के अंदर सबसे लंबा एपिसोड जो उनका मन की बात का कार्यक्रम है, उसके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का उपयोग करने से हिंदी को एक वैश्विक पहचान मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या में भी अब तेजी से वृद्धि हो रही है। मुझे गर्व है कि मैं भी उस संगठन का हिस्सा हूं जहां हिंदी को हमेशा राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण देने का श्रेय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने हिंदी को आत्मसात किया और हमेशा उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी को
वैश्विक पहचान दिलाने के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए हिंदी को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि बड़े मंचों पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि पहले के समय में काफी नुकसान हिंदी का हुआ, उसकी भरपाई आज पूरी शक्ति से की जा रही है। पुराने समय में जो न्यूनता रही उसको विस्तार देने का काम हो या उसमें अधिकता लाने का काम हो, लगातार हो रहा है। हम अपनी भाषा और मातृभाषा पर गर्व करते हैं। इसे विकसित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी हमारे खजानदास जी ने भी कहा और सुबोध भाई भी लगातार इसके लिए प्रयास करते हैं और मुझे समय समय पर जब भी कहते हैं तो मेरा भी हमेशा प्रयास रहता है कि हिंदी का उत्थान हो, हिंदी का संवर्धन हो, हिंदी का विकास हो। उसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय करना पड़े तो हम थोड़ा सा भी नहीं हिचकते हैं, थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटते हैं। और अनेक मंचों पर आज शिक्षा जगत में भी एक सरकारी मंचों पर भी एक अभूतपूर्व स्थान दिया जा रहा है। अभी मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, ऐसे जटिल विषयों की पढ़ाई हिंदी में हो रही है, जो कुछ समय पहले तक केवल एक कल्पना थी। हिंदी का जो गौरव है उसको कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी हिंदी को एक नए मुकाम तक ले जाएगी, एक नई ऊंचाइयां प्रदान होगी। भाइयों बहनों, आज हिंदी दिवस पर हम सबको यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करें, इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, इसे विश्व के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने में अपना योगदान दें। हिंदी 21वीं सदी की सशक्त भाषाओं में से एक बनाने का दायित्व हम सबका है। वही खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मौजूदा जरूरत के हिसाब से भू कानून में नए सिरे से बदलाव की वकालत की है। उन्होंने कहा कि राज्य में चकबंदी से पहले पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्ती का कार्य शुरू होना बेहद जरूरी है। इस विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत की। सीएम धामी ने कहा कि भू कानून और भूमि बंदोबस्ती को लेकर जो भी सुझाव मिल रहे हैं उसे सरकार उस पर मंथन कर रही है और राज्य हित के लिए जरूरी फैसले लिए जाएंगे। अभी जो भी उत्तराखंड राज्य के लिए जरूरी है, चाहे बंदोबस्त हो या भूमि कानून, सभी पर विचार कर रहे हैं। अभी जो भी उत्तराखंड राज्य के लिए जरूरी है, चाहे बंदोबस्त हो या भूमि कानून, सभी पर विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड में जितनी जोर से भू कानून लागू करने की मांग उठ रही है, उतने ही जोर से भूमि बंदोबस्त की मांग उठने लगी है, क्योंकि राज्य में 1962 के बाद से कोई भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर भू कानून लाया भी जाता है तो फिर उत्तराखंड के किसानों को उसका लाभ कम ही मिल पाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की छोटी छोटी जोत होती है, जो भी अलग अलग जगहों पर होती है। ऐसे में ना तो चकबंदी का लाभ उन्हें मिल पा रहा है और ना ही भूमि बंदोबस्त या फिर भू कानून का लाभ उन्हें मिल पाएगा। इसीलिए जरूरत है कि राज्य में भूमि बंदोबस्त पहले किया जाए और उसके बाद सशक्त भू कानून लाया जाए, जिसकी मांग उत्तराखंड का हर वासी समय कर रहा है। और अब तो सरकार के ही बड़े नेता, बीजेपी के पार्टी के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने भी ये मांग उठानी शुरू कर दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करी है कि राज्य में भू कानून से पहले भूमि बंदोबस्त लाने का काम यहाँ पर किया जाए, ताकि राज्य के लोगों को उनका हक मिल सके और राज्य में जो बाहरी लोग आकर जमीनें खरीद रहे उस पर भी लगाम लग सके। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब धामी सरकार पर सवाल खड़े उठने लगे, धामी सरकार पर दबाव बनने लगा है कि राज्य के हित में, पहाड़ की जमीनों को बचाने के हित में वो कड़ा निर्णय ले सके। वहीं बीजेपी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अहम जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी केंद्रीय संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। सीएम धामी को दोनों राज्यों में कई चुनावी सभाओं, रोड शो का जिम्मा दिया गया है। वहीं खबर देहरादून से है, जहां डीएम सवीन बंसल नगर निगम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निगम के अधिकारियों के साथ बैठक ली है।
बैठक में राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने और शहर में चली आ रही पार्किंग की समस्या के समाधान पर मंथन किया गया। पब्लिक एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग हम सब अवगत हैं कि हमारा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पार्किंग स्पेसेस नहीं है शहर में। सो वहाँ पर जो अगला इवॉल्व्ड कंसेप्ट है वो मैकेनिकल ऑटोमेटेड पार्किंग का है, जहाँ पे वी गो वर्टिकल। सो जो हमारी स्पेस 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाती है एंड दे आर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, कॉस्ट इफेक्टिव हैं एज कम्पेयर टू सिविल पार्किंग। और उनको कल को अगर हमारा प्लान है उस एरिया को रीडेवलप करने का, वहाँ पे कोई और अन्य प्रयोजन लाना है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है बहुत इजीली। उन स्ट्रक्चर्स को कन्वीनियंटली कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है और उसमें किसी भी तरह की क्षति नहीं होती है। नई खबर रुड़की से है, जहां विश्व प्रसिद्ध दरगाह पिरान कलियार का सालाना उर्स मेले का आगाज हो चुका है। हालांकि 756वें उर्स मेले में लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। देश विदेश के जायरीन यहां पर अपनी आस्थाओं को लेकर पहुंचते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सफाई व्यवस्था से लेकर तमाम चीजों पर निगरानी रखी जा रही है। चालू है, बेड़े की व्यवस्था बहुत बढ़िया, प्रशासन ने बहुत बढ़िया करी, जिले हरिद्वार का प्रशासन बहुत बढ़िया, हमारे जवान स्टेट में बहुत देखभाल करके साफ सफाई करवाई, बिहार की पटड़ी साफ है, सारे में लाइटें लगी हुई है, रोड जैसे पिरान कलियर तक। हाँ, बढ़िया मैसेज जाएगा उनके पास, पाकिस्तान से जाते हैं सब जगह बढ़िया जाएगा, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत सही कर जॉइंट में स्टेट में आती है। जैसे बरसात का समय है, रंग बिसरी बना गया है और ये पब्लिक आओ जो बाहर के आ रही है वहां बैठा है, सब इंतजाम है वहां। व्यवस्था तो बहुत सही है, प्रशासन ने बहुत सहयोग इसमें करा है, जबकि कुछ हमारे अधिकारी फिलहाल इधर से उधर हुए थे, बाकी उसके बावजूद भी बहुत अच्छा कार्य प्रशासन ने यहाँ किया। जबकि जो नया अधिकारी कहीं भी जाता है थोड़ी दिक्कत तो खराब है, बाकी उसके बाद भी बहुत अच्छा काम किया है प्रशासन ने। लाइटें भी है, साफ सफाई का बहुत अच्छा इंतजाम है, रहने का भी है, बाहर लोने से मेहमान आएंगे, रंग बसेरा वगैरह है, खाने पीने का इंतजाम है उनका। यहाँ तक कि प्रशासन का बहुत सहयोग है, प्रशासन जो मुस्तैद है, हर चीज का सही इंतजाम किया गया। वहीं पिरान कलियर में दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स को लेकर जनता में उत्साह का माहौल है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पिरान कलियर शरीफ का मेला शुरू हो चुका है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि कलियर का मेला पूरी तरह से तैयार है। यहाँ मेला कई सालों से लगता आ रहा है। यहाँ पर सूफी संतों का जमावड़ा भी रहता है और एक खूबसूरत संदेश कलियर से हमेशा जाता है। कलियर का मेला पूरी तरह से तैयार है और लगभग प्रारंभ हो चुका है। कल उसका शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक भव्य दिव्य मेला कलियर में सैकड़ों सालों से लगता आया है और वो एक गंगा जमनी तहजीब की पहचान है। वहाँ पर सूफी संतों का जमावड़ा रहता है और मुझे लगता है कि एक खूबसूरत संदेश कलियर से हमेशा जाता है। देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, खबर हरिद्वार से है, जहां एएसपी जितेंद्र मेहरा ने थाना सिडकुल का निरीक्षण किया है। इस मौके पर उन्होंने सेरेमोनियल गार्ड की सलामी दी गई है और निरीक्षण के दौरान एएसपी ने थाना परिसर में खड़ी सरकारी संपत्ति का सदुपयोग करने के निर्देश दिए। एएसपी जितेंद्र मेहरा ने थाने में सभी गाड़ियों की जानकारी भी ली और लंबित माल और गाड़ियों के निस्तारण पर जोर दिया। थाने का निरीक्षण किया गया है, उसमें थाने की साफ सफाई को उसका मुआयना किया गया है, निरीक्षण किया गया है और उसके अलावा जो रजिस्टर थे उन सबको भी चेक किया गया है। माल का निस्तारण कितना है इस सबके संबंध में भी जानकारी दी गई है और उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। और
जो भी यहाँ पे जानवर आ सकते हैं माल के कारण, उस संदर्भ में भी बताया गया है कि प्रॉपर छिड़काव किया जाए दवाइयों का, ताकि सांप और बाकी कोई जानवर ना आ पाए, तो सभी लोग सुरक्षित रह पाए। कीट सूचना को लेके हमने काफी कुछ गहनता से चर्चा की है, वो बताया है कि लगातार लिखा करें और रजिस्टर्स को सबको अवगत करें। वहीं देहरादून के डीएम सवीन बंसल ने बीते दिन नगर निगम में सफाई व्यवस्था की समीक्षा की थी, जिसके बाद कई खामियां मिलने पर उन्होंने नगर निगम को डोर टू डोर कूड़ा उठाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लापरवाही बरतने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है, जिसके बाद अब नगर निगम भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा है कि डीएम के निर्देश पर कूड़ा उठान की व्यवस्थाएं सही से की जा रही है। जो लोग निर्धारित स्थान पर कचरा कूड़ा नहीं डाल रहे या इधर उधर कूड़ा फेंक रहे हैं, उन पर भी कार्यवाही हो रही है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में नगर निगम द्वारा लगातार कूड़े पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त या निर्धारित गाड़ियों के अतिरिक्त सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उन पर लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कंपनी है उनके द्वारा जो अनियमितता बरती जा रही है, कूड़ा समय से न उठाना, कुछ पॉइंट्स को छोड़ देना अथवा गाड़ी का पर्याप्त संचालन न होना, तो उन पर भी लगातार जुर्माने की और अन्य कार्रवाई की जा रही है। वही खबर उत्तरकाशी से है, जहां धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान राड़ी और ओरछा बैंड के बीच भारी मलबा और बोल्डर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन ने जेसीबी और ट्रोलर की मदद से मलबा हटाया है। उक्त स्थान पर मार्ग बाधित के ट्रैफिक को ब्रह्मखाल, बरकोट आदि सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। छोटे वाहनों को वैकल्पिक रास्ते से भेजा जा रहा है। घटनास्थल पर तहसीलदार, पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। वही खबर रुड़की से है, जहां लिबर हेड़ी गांव में 7 सितंबर को एक घर में बदमाशों ने बड़ी लूटपाट को अंजाम दिया था, जिसके चलते मंगलौर पुलिस ने एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर 12 सितंबर की रात को महराज नाम के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार भी कर लिया था। वहीं बाकी के 4 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी दी है और बताया है कि सभी पकड़े गए बदमाश उत्तर प्रदेश और एक आरोपी लिबर हेड़ी का रहने वाला है। बदमाशों के पास से 14 तोले सोने के साथ साथ 2 किलो चांदी और कैश बरामद की गई है। 7 तारीख को मंगलौर थाना क्षेत्र में लिबरेडी के पास में एक घटना, जिसमें वादी मुकेश कुमार, जो यहाँ पर ब्याज का काम करता था, उसके साथ घर में घुसकर एक 4 लोगों के द्वारा, जिसमें एक महिला का भी नाम संज्ञान में आया था, उसके द्वारा लूटपाट की गई थी। जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उससे करीब 14 तोला सोना, 13 से 14 तोला और करीब 2 किलो के आसपास चांदी और कुछ पैसा लूटा गया है। इसमें तत्काल एसपी ग्रामीण और सीओ मंगलौर और इंस्पेक्टर मंगलौर की टीम ने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए 2 दिन पूर्व ही, मतलब पिछले 2 दिन पहले महराज को एक एनकाउंटर में और उसके साथ एक मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया था। उसी की निशानदेही पे आज 4 अन्य अभियुक्तों की भी अरेस्टिंग की गई है। इसमें दानिश और उसके साथीगण हैं, जिनसे जो है 100% हमारे जो लूटा गया सामान है वो उसकी बरामदगी की गई है। और उसमें महिला जो इसमें इनके साथ रही थी, उसको भी अरेस्टिंग की गई है। कुल अब तक जो है 5 अभियुक्तों की अरेस्टिंग इसमें की जा चुकी है। अन्य अभी इसमें और इनका वेराबाउट अभी चेक किया जा रहा है। अन्य लोग भी अगर इसमें शामिल होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई इसमें की जाए। वही खबर हरिद्वार से है, जहां सनातन संस्कृति के तरफ पाश्चात्य संस्कृति का प्रेम अक्सर देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ धर्म नगरी हरिद्वार में उस समय देखने को मिला जब अखंड आश्रम में रूस के 2 नवयुवक जोड़ों ने भारतीय संस्कृति और धार्मिक विधि विधान से शादी की है। संतों की मौजूदगी में हुए इस वैवाहिक समारोह में बड़ी संख्या में विदेशी लोगों ने हिंदी गानों पर जमकर डांस भी किया।
ये धर्म परिवर्तन का विषय नहीं, ये तो भारत के अध्यात्म से प्रभावित होकर गुरुदेव के चरणों में आते हैं, मेडिटेशन में भाग लेते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, ध्यान सीखते हैं। पर पूर्व में भी कई विदेशियों ने यहाँ शादी की है, तो भारत की संस्कृति में क्योंकि शादी करके लंबे समय तक, और लंबे समय तक ही नहीं, हमारी परंपरा में तो वचन भी लेते हैं कि अगले भी 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे। तो ये जो इन्होंने यहाँ शादी की वो 10 वर्ष से साथ हैं, जबकि ये पाश्चात्य देशों में नहीं देखा जाता। वाइफ वेदर मतलब और वर्क, मतलब पाश्चात्य में कहते हैं वाइफ वेदर वर्क, आज है कल नहीं है, कोई भरोसा नहीं। मतलब पत्नी आज है कल नहीं रहेगी, आज वर्क है कल नहीं रहेगा, अभी खुला है थोड़ी देर बाद बरस जाएगा। तो इन सब की बहुत मान्यता नहीं है। तो इसी से प्रभावित होकर जिन्होंने शादी की वो लंबे समय से साथ रह रहे हैं, सुखी रह रहे हैं, तो उसी से प्रभावित होकर उन्होंने यहाँ की परंपरा से शादी करने का निर्णय। वही खबर रामनगर से है, जहां उत्तराखंड में 2 दिनों तक लगातार हुई बारिश से काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। जहां कई मार्गों में मलबा आ जाने से आवाजाही बंद है, तो वहीं कोसी नदी के उफान पर आने से भू कटाव जैसी समस्याएं भी सामने आ रही है। कोसी नदी के उफान पर आने से रामनगर कोसी बैराज पर स्थित रामनगर सिंचाई विभाग का आपदा कंट्रोल रूम खतरे की जद में आ गया है। बता दें कि आपदा कंट्रोल रूम के नीचे कोसी नदी बहती है और देर रात कोसी नदी में लगभग 60,000 क्यूसेक पानी चल रहा था। मलबा जमा है बीच में, नदी में आप देख सकते हैं। मलबे की वजह से पानी को जो जगह मिली वो लेफ्ट हैंड में मिली। अब पानी जैसे उधर हिट किया तो ब्लॉक के नीचे जो आरबीएम होता है, जो नदी का मटीरियल होता है, वो धीरे धीरे निकलता रहा और ब्लॉक नीचे नीचे धीरे धीरे लॉन्च होते रहे। आप देख सकते हैं जो स्तर है हमारा, वो उसके जो ब्लॉक है वो लॉन्च हो गए हैं। बाकी जो गिराने के बाद जो ब्लॉक पड़े छोटे, उनका साइज छोटा था, तो वो भी ये मतलब सेटलमेंट उनका नीचे हो गया नदी में। और इनके प्रावधान मतलब प्रेषित किए जाएंगे उच्च अधिकारियों को, उन्हें उनके संज्ञान में लाया जाएगा। एस्टिमेट बना के जैसा ही मतलब कार्रवाई होगी ऊपर से, तो मरम्मत कार्य मतलब किए जाएंगे। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।